इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 के राजनीति शास्त्र के अध्याय नंबर 2 को, जिसका नाम है संघवाद। और इस अध्याय में हम संघवाद के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आखिर ये संघवाद क्या होता है, ये किस तरीके से काम करता है और हमारा जो राजनीति है या फिर हमारा जो सत्ता है उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं कि इस अध्याय में हमें क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस अध्याय का परिचय पढ़ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि पिछले अध्याय में हमने ये पढ़ा था कि जो शासन है, हमारी जो सत्ता है, उसका जो ताकत है उसको ऊर्ध्वाधर बंटवारा के बारे में वहाँ पर हमने पढ़ा था कि उसका जो ताकत है उसको एक स्तर पर जो लोग हैं, एक स्तर पर जो संस्थाएं हैं उनके बीच में बांटा गया था। और ऐसा वहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो आधुनिक लोकतंत्र है उसमें जो सत्ता की साझेदारी है वो एक आम रूप है, यानी कि जो सत्ता है वो एक जगह पर नहीं रहनी चाहिए बल्कि लोगों के बीच में बांटा जाना चाहिए, बहुत लोगों के पास में सत्ता होनी चाहिए। और इस अध्याय में, यानी ये जो अध्याय हम पढ़ रहे हैं संघवाद, इसमें हम दूसरे तरीके के सत्ता के बंटवारे के बारे में पढ़ने वाले हैं। और देखिए, पिछले अध्याय में हमने ये देखा था कि जो सत्ता है उसको बांटा गया था एक स्तर के अलग अलग संस्थाओं के बीच में, लेकिन इस अध्याय में हम जो सत्ता है उसके अलग अलग स्तर पर किस तरीके से जो सत्ता है उसको बांटा जा सकता है, इसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपसे सवाल पूछा गया है, संघवाद क्या है। तो आखिर ये संघवाद होता क्या है, इसी को इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम फिर से शुरुआत करेंगे उसी एग्जाम्पल का जो कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, और वो था हमारा बेल्जियम और श्रीलंका का। तो देखिए, पिछले अध्याय में हमने बेल्जियम और श्रीलंका के बीच में अंतर देखा था कि इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, वहां पर सत्ता का बंटवारा किस तरीके से किया गया है। तो वहां पर आपको याद होगा कि बेल्जियम में संविधान में कुछ प्रमुख बदलाव किए गए थे, और उन बदलाव के जरिए जो केंद्रीय सरकार की शक्ति है उसमें कमी की गई थी, और ये शक्ति प्रांतीय सरकार को दी गई थी। लेकिन एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जो उससे पहले जो स्थिति थी, यानी इस संविधान में संशोधन से पहले जो स्थिति थी, उसमें भी जो प्रांतीय सरकार थी वो मौजूद थी और उनके पास शक्तियां मौजूद थी, ताकत मौजूद थी। लेकिन यहां पर एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि ये जो अधिकार थी, उनके पास जो अधिकार मौजूद थे प्रांतीय सरकार के बाद, यानी जो भारत में जिसे हम राज्य सरकार कहते हैं, तो वहां के जो राज्य सरकार के पास अधिकार प्राप्त थे वो उन्हें केंद्र सरकार द्वारा दिए गए थे, और ये जो ताकत थी इसको केंद्र सरकार कभी भी वापस ले सकती थी। यानी केंद्र सरकार की जब भी इच्छा होती वो राज्य सरकार या फिर प्रांत सरकार से इन सभी ताकत को वापस ले लेती, और फिर राज्य सरकार के पास कोई भी ताकत नहीं होता। लेकिन 1993 में कुछ बदलाव किए गए, और इन बदलाव के जरिए जो प्रांतीय सरकार है उनको कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अधिकार हैं ये अब इनको संविधान द्वारा दिया गया है, यानी केंद्र सरकार उनकी मालिक अब नहीं है। जो प्रांतीय सरकार है, जो राज्य सरकार है, उसके पास अब अपना ताकत है, उसको केंद्र सरकार कभी भी छीन नहीं सकती है। तो इस तरीके के बदलाव को, संविधान में इस तरीके के बदलाव को करके जो हमारा बेल्जियम है वो एकात्मक शासन की जगह पर अब संघीय शासन प्रणाली को अपना चुका है। और इसके अगर हम कंपैरिजन में श्रीलंका की बात करें तो देखिए, श्रीलंका में हमने देखा था कि वहां पर केंद्र सरकार के पास सभी ताकत है, और श्रीलंका जो है वो एकात्मक शासन व्यवस्था को मानता है, उसको फॉलो करता है, और यहाँ पर जो केंद्र सरकार है उसी के पास सारे अधिकार हैं। लेकिन वहीं जो श्रीलंका में जो रहने वाले लोग हैं, जो तमिल लोग हैं, उनके नेता ये चाहते हैं कि जो देश है यानी श्रीलंका है, वहां पर सही तरीके से जो संघीय शासन व्यवस्था है उसको कायम किया जाए, और राज्य सरकारों को स्थापित किया जाए, और राज्य सरकारों को सही मायने में ताकत दी जाए। देखिए, संघीय शासन व्यवस्था में जो सर्वोच्च सत्ता होती है वो केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों के बीच बढ़ जाती है। यानी कि अगर जैसे कि हम देखते हैं कि राजा वाला व्यवस्था अगर हम देखें तो उसमें हम देखते हैं कि एक राजा के पास सारी ताकत है, लेकिन एकात्मक उसके कंपैरिजन में अगर हम एकात्मक व्यवस्था देखते हैं जो लोकतंत्र में है, तो उसमें केंद्र सरकार के पास सारी ताकत होती है। लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर हम संघीय शासन व्यवस्था को देखें तो यहां पर जो सारी ताकत होती है वो केंद्र सरकार के पास नहीं होती, बल्कि केंद्र सरकार के नीचे भी एक सरकार होती है, और वो होती है राज्य सरकार, और ये आपको केंद्र सरकार से अलग होती है। यानी केंद्र सरकार उस पर किसी भी तरीके का दबाव नहीं बना सकती है, उसके ताकत में छेड़छाड़ नहीं कर सकती है, और जो राज्य सरकार के अधिकार है उसमें किसी भी तरीके का हेरफेर नहीं कर सकती है। तो इस तरीके से जो हमारा संघीय शासन व्यवस्था है ये काम
काम करता है। और देखिए आमतौर पर जो संघीय शासन व्यवस्था होती है उसमें दो स्तर पर सरकार होती है। एक तो आपका पूरे देश के स्तर पर, जैसा कि इंडिया में आप देखेंगे तो आपके भारत में केंद्र सरकार है जो पूरे देश के मैटर्स को देखती है, पूरे देश के मामले को देखती है। और इसके अलावा राज्य सरकार होती है जिसके जिम्मे एक राज्य होता है या फिर एक प्रांत होता है, यानी वो अपने राज्य के अंदर होने वाली चीज़ों को देखती है। और दोनों की जो ताकत है, यानी केंद्र सरकार क्या करेगी और राज्य सरकार क्या करेगा, इन दोनों की ताकत को बिल्कुल अलग अलग संविधान में लिखा गया है कि केंद्र क्या करेगा और वही हमारा जो राज्य है ये क्या करेगा। तो इस तरीके से जो हमारा संविधान है उसने इस बात को डिफाइन किया है या फिर इस बात को बताया है कि जो दोनों सरकारें हैं इनके अधिकार अलग अलग हैं और एक दूसरे के अधिकार में ये हेर फेर नहीं कर सकते या फिर एक दूसरे के काम में ये टांग नहीं अड़ा सकते हैं। और इसके तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि देखिए सत्ता के जो ये दोनों स्तर की सरकारें हैं ये अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती है, यानी ये स्वतंत्र हैं। मान लीजिए कोई राज्य सरकार है वो अपने अधिकार के अंदर कोई काम करना चाहती है तो वहाँ पर केंद्र सरकार कोई भी रुकावट नहीं डाल सकती है, और वहीं केंद्र सरकार का कोई काम है जो उसके अधिकार में आता है तो वहाँ पर राज्य सरकार कोई भी काम, कोई भी बात नहीं कह सकते हैं या फिर किसी भी तरीके से केंद्र सरकार को नहीं रोक सकती है। तो इस तरीके से जो हमारा संघीय शासन व्यवस्था है वो एकात्मक शासन व्यवस्था से ठीक उलट है, क्योंकि जो एकात्मक शासन व्यवस्था है उसमें एक ही स्तर पर शासन होता है, यानी एक ही लेवल पर सभी सरकार के ताकत होते हैं और उसके जो बाकी इकाइयां होती हैं सरकार की वो उसके अधीन होकर काम करते हैं। यानी जो केंद्र सरकार है वो लोगों को ऑर्डर दे सकती है कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। अगर कोई भी जो इकाई है सरकार की, कोई भी अंग है तो उसको ऑर्डर दे सकती है। लेकिन जो हमारा संघीय शासन व्यवस्था है इसमें जो स्थानीय सरकार है या फिर प्रांतीय सरकार है उसको आदेश नहीं दे सकती है। यानी जो हमारा संघीय शासन व्यवस्था है उसमें जो स्थानीय सरकार है, जो प्रांतीय सरकार है, वो जो केंद्र सरकार है उससे अलग होकर काम कर रही है, वो उससे स्वतंत्र है। और संघीय व्यवस्था में जो यहाँ पर यह लिखा गया है कि केंद्रीय सरकार जो है वो राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती है। राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियाँ होती हैं और इसके लिए वो केंद्रीय सरकार को जवाबदेह नहीं होती है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई राज्य सरकार का कोई अधिकार है, वो कोई काम कर रही है तो उसके लिए वो जाकर केंद्र सरकार के पास किसी भी तरीके का जवाब नहीं देगी कि उसने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया। वो अपने ऊपर स्वतंत्र है, यानी राज्य सरकार के पास इतनी ताकत है कि वो अपनी मर्जी से काम को कर सकती है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो यहां पर संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं बताई गई हैं, उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला तो बात यह है कि यहां पर यह जो व्यवस्था है इसमें दो या दो से अधिक स्तर पर सरकार होती है। तो जैसा कि इंडिया में आप देखते हैं, भारत में देखते हैं कि पहला तो आपका केंद्र सरकार हो गया फर्स्ट, दूसरा आपका राज्य सरकार, तीसरे स्तर पर भी हम एक सरकार देखते हैं वो आपका है गांव के स्तर पर या फिर आपके शहर के नगर पालिका, नगर निगम या फिर जो आपका पंचायत होता है गांव में, इन सभी को। तो इस तरीके से इंडिया में दो से ज़्यादा हैं, तीन हैं। और इसके बाद दूसरा हमारा जो विशेषता है वो ये है कि अलग अलग स्तर की जो सरकारें हैं वो एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं और कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। जैसे कि अगर आप देखें तो आप किसी शहर में रह रहे होंगे या फिर किसी गांव में रह रहे होंगे, तो आपके गांव, मान लीजिए आप अगर गांव में रह रहे हैं तो वहां पर आपका पंचायत है, जो कि पंचायत है वो गांव के छोटे मोटे चीज़ों को देखता है कि कहाँ पर छोटी सी सड़क बननी चाहिए, किस गली में सड़क बननी चाहिए, कहाँ पर स्ट्रीट लाइट लगनी चाहिए, इस तरीके की चीज़ों को देखता है। वहीं आपका राज्य सरकार है वो अलग चीज़ों को देखता है, और जो केंद्र सरकार है वो भी आपके ऊपर ही शासन करता है, लेकिन उसके जो काम है वो इन दोनों से काफ़ी अलग हैं। तो इस तरीके से जो अलग अलग सरकारें हैं वो आप ही के ऊपर सरकार शासन कर रही है, यानी आप ही की सरकार है, लेकिन उनका जो काम है वो अलग अलग है। इसके बाद हमारा तीसरा ये है कि जो विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकार हैं, जो अधिकार क्षेत्र हैं कि वो किन किन कामों को करेंगे, ये संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। यानी कि संविधान में ये लिखा गया है कि केंद्र सरकार का क्या काम है और राज्य सरकार को क्या करना है। तो इसलिए कोई भी जो सरकार है उसके ऊपर संविधान का कंट्रोल होता है, या फिर जो संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। यानी कि केंद्र सरकार ऐसा नहीं कि राज्य सरकार के काम में टांग अड़ाने लगे, या फिर जो लोकल गवर्नमेंट है, ये लोकल सरकार है, उसके काम में टांग अड़ाने लगे, ऐसा नहीं हो
सकता, क्योंकि संविधान में साफ साफ लिखा गया है कि किस सरकार को क्या करना है। इसके बाद हमारा चौथा वो ये है कि संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी भी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं। यानी जो मौलिक प्रावधान है संविधान के, उसको केंद्र सरकार अपनी मर्जी से नहीं बदल सकते या फिर राज्य सरकार अपनी मर्जी से नहीं बदल सकती है। दोनों मिलकर चाहेंगे तभी ये संभव हो सकता है। इसके बाद अगला है वो है पांचवा, अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है। मान लीजिए कि कोई आपका केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है, उनके बीच में कोई मतभेद है कि देखिए संविधान में ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होगा, केंद्र सरकार कुछ और कह रही है, राज्य सरकार कुछ और कह रही है। तो इस मामले में जो अदालत है उसके पास ये ताकत है कि ये बताए कि संविधान में क्या लिखा गया है। तो सबसे अच्छा आपका उदाहरण है कि आपने अभी दिल्ली का एग्जाम्पल देखा होगा कि दिल्ली में जो दिल्ली सरकार है और केंद्र सरकार है, उनके बीच में काफ़ी ठनाठनी चल रही है कि देखिए हमारा ये अधिकार क्षेत्र है, हमारा ये अधिकार क्षेत्र है। तो इस तरीके से आपने अगर न्यूज़ में अभी देखा होगा तो आपने देखा होगा कि कोर्ट में जाकर वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ मामला लड़ रहे थे। तो वहां से आप समझ सकते हैं कि जो अदालत है उनके पास ये अधिकार है कि संविधान और जो अलग अलग स्तर की सरकार है उनके बीच में अधिकार को कोई मतभेद होता है तो उसको सुलझाने का काम अदालत कर सकता है। तो इसके बाद हमारा अगला आ जाता है वो है छठा, और वो ये है कि जो वित्तीय स्वायत्तता है उसको निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारण किए गए हैं। यानी कि जो आपका सरकारें हैं यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार, उनके पास अपने हिस्से की इनकम हो, आमदनी हो, यानी टैक्स उनको मिले, तो इसके लिए अलग अलग स्रोत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं। मेरा मतलब है संविधान द्वारा निर्धारित किए गए हैं कि जो केंद्र सरकार है वो किस तरीके के टैक्स वसूल सकती है, राज्य सरकार किस तरीके के टैक्स ले सकती है, जो हमारा लोकल सरकार है यानी कि जो हमारा नगर निगम है, नगर पालिका है, पंचायत है, वो किस तरीके के टैक्स को ले सकती है। तो इन चीज़ों को साफ साफ व्याख्या किया गया है, साफ साफ बताया गया है। इसके बाद है सातवां, इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं देश की एकता की सुरक्षा करना, उसे बढ़ावा देना तथा उसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। तो देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हमको मिलती हैं संघीय शासन व्यवस्था को अपनाकर, वो यह है कि देश की एकता और सुरक्षा करना और उसको बढ़ावा देना, और जो क्षेत्रीय विविधता है उसको पूरा सम्मान करना। इसका क्या मतलब हुआ? पहला तो मतलब यह है कि देखिए आपकी जो जरूरत है, मान लीजिए आप अगर यूपी में रहते हैं तो आपकी ज़रूरत अलग है कर्नाटक में रहने वाले लोग व्यक्ति से या फिर तमिलनाडु में रहने वाले व्यक्ति से। तो इसलिए आपको अगर कोई काम है अपने इलाके को लेकर तो आप जाकर अपने राज्य सरकार से बात करेंगे, यूपी के राज्य सरकार से। कर्नाटक वाला व्यक्ति जो है वो कर्नाटक के राज्य सरकार से बात करेगा। तो इसलिए कोई भी जाकर केंद्र सरकार को जाकर नहीं घेरेगा या फिर देश को गाली नहीं देगा, बल्कि वो अपने लोकल स्तर पर जो सरकार है उसके साथ जाकर बात करेगा। और इसके साथ ही जो अलग अलग इलाकों के लिए अलग अलग सरकार होने का फ़ायदा ये है कि देखिए हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा सामाजिक विविधता है, तो उसको भी सही तरीके से मैनेज किया जा सकता है अगर हम अलग अलग इलाकों के लिए अलग अलग सरकारें रखते हैं। इसके बाद अगर हम आगे देखते हैं तो यहाँ पर आगे बताया गया है, यही सातवां थोड़ा सा लंबा है। इस कारण संघीय व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं। विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियमों पर सहमति होनी चाहिए और इनका एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए कि वो अपने अपने अधिकार क्षेत्रों को मानेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही ज़रूरी है कि जो सरकारें हैं उनके बीच सत्ता के बंटवारे के नियम जो हैं वो दोनों को स्वीकार होना चाहिए। कि देखिए अगर संविधान में कुछ लिखा गया है कि केंद्र सरकार का ये काम है, राज्य सरकार का कुछ काम है, तो वो दोनों को ये बात मानना चाहिए, केंद्र सरकार भी राजी है उस बात पर और राज्य सरकार भी राजी है, तभी इस चीज़ को सही तरीके से लागू किया जा सकता है। और इसके साथ ही दोनों को एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए कि ये एक दूसरे के जो शासन व्यवस्था है या फिर जो अधिकार क्षेत्र हैं उसको दखल नहीं करेंगे, उसमें किसी भी तरीके का दखल नहीं देंगे।
और इसके बाद देखिए आगे अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा गया है, केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरीके से हम सत्ता का बंटवारा भारत में करते हैं वैसा सत्ता का बंटवारा आपको रशिया के संघ में देखने को नहीं मिलेगा, या फिर जो अमेरिका है वहाँ के संघ में देखने को नहीं मिलेगा। हर देश में जहाँ भी संघीय सरकार है वहाँ का जो सत्ता का बंटवारा है वो अलग अलग होता है, और आपको आपके देश में जो संघीय सरकार बनाई गई है वो आपके देश के आधार पर बनाई गई है। इसके बाद देखिए आगे यहाँ पर यह बताया गया, यह बात इस चीज पर निर्भर करती है कि संघ की स्थापना किन ऐतिहासिक संदर्भों में हुई। संघीय शासन व्यवस्था आमतौर पर दो तरीके से गठित होती है। पहला तरीका दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करने का, और इसमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ करते हैं, अपनी अलग अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं और अपनी सुरक्षा और खुशहाली बढ़ाने का रास्ता अख्तियार करते हैं, और साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह। तो देखिए यहाँ पर आगे बताया गया है कि देखिए जो हमारा संघीय सरकार है उसका किस तरीके का काम होगा या फिर किस तरीके से उसमें सत्ता का बंटवारा होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो आपका सरकार है यानी आपका जो देश है वो किस तरीके से बना है, यानी जो आपके देश का जो संघ है वो किस स्थिति में बना है। तो देखिए संघीय शासन व्यवस्था जो है वो दो तरीके से बनती है। पहला तरीका यह है कि दो बड़े देश जिनके पास अपने अपने ताकत है, वो खुद में स्वतंत्र हैं, वो एक साथ मिलकर एक बड़ा देश स्थापित करते हैं, और इन दोनों ये जो दोनों देश हैं ये अपने स्वतंत्र राष्ट्र में जितने भी उनकी संप्रभुता है, जितनी भी उनकी बातें हैं, उन सभी को एक साथ लाते हैं और अपनी सुरक्षा और खुशहाली को बढ़ाने के लिए ये कदम उठाते हैं। और इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका संयुक्त राज्य अमेरिका यानी जो यूएसए है, आपका स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो ये सभी जो आपके देश हैं ये पहले अलग अलग राज्य हुआ करते थे, अलग अलग देश हुआ करते थे, ये एक साथ मिलकर और इन्होंने एक देश बनाया। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो इसमें आपको 50 राज्य हैं, तो ये 50 जो राज्य हैं ये जब चाहें तब संयुक्त राज्य अमेरिका से अलग हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये इंडिया के जैसे एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका के जितने भी राज्य हैं उनमें जब जनमत संग्रह हो जाए और कोई राज्य अगर अलग होना चाहे तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका से अलग हो सकता है। तो इस तरीके से देखिए जो अलग अलग देश हैं वहां पर उनका जो किस तरीके से वो काम करते हैं या फिर सत्ता का बंटवारा किस तरीके से होता है उस देश की परिस्थिति पर निर्भर करता है। और यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देनी चाहिए कि देखिए इस तरीके के जो संघीय व्यवस्था वाले मुल्क होते हैं या फिर जो देश होते हैं, यहाँ पर जो प्रांत वाले सरकार होते हैं उनको समान अधिकार प्राप्त होता है या फिर केंद्र से ज़्यादा उनको ताकत मिला हुआ होता है। तो इस तरीके से देखते हैं कि ऐसे जो सरकार बनते हैं उनके पास ज़्यादा ताकत होते हैं कि जो आपके राज्य सरकार हैं उनमें। और देखिए संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका ये है कि बड़े देश जो हैं वो अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना। तो देखिए इसका एग्जांपल आपका भारत, बेल्जियम, स्पेन इस तरीके के राज्य हैं। तो जैसा कि आप भारत में देखते हैं कि भारत में ऐसा नहीं हुआ कि बहुत सारे राज्य, बहुत सारे देशों ने मिलकर एक देश का गठन किया, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। भारत एक देश था जो कि आजाद हुआ अंग्रेजों से, और उसने अपने देश के अंदर जो विविधता है उसको संभालने के लिए, लोगों को उनके अधिकार देने के लिए, या फिर जो अलग अलग विविधता है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो तकलीफ़ें हैं उसको सही तरीके से मैनेज करने के लिए भारत देश में राज्य बनाए गए। और राज्य बनाने के बाद जो राज्य सरकार है और केंद्र सरकार है उनके बीच में ताकत को बांट दिया गया। तो इस तरीके से जो सरकारें बनती है, इस तरीके की जो व्यवस्था वाले राज्य होते हैं या फिर देश होते हैं, यहाँ पर जो आपके प्रांतीय सरकार होते हैं या फिर राज्य सरकार होते हैं वो केंद्र सरकार से कमज़ोर होते हैं, यानी कि केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर हुआ करती है और केंद्र सरकार के पास ज़्यादा ताकत होती है। और इस तरीके की व्यवस्था में जो विभिन्न राज्य हैं उनको समान अधिकार दिए जाते हैं या फिर किसी किसी प्रांत को अधिकार कम, कई बार होता है कि कम अधिकार प्राप्त है या फिर कई बार होता है ज़्यादा अधिकार प्राप्त है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो जो देश है वो किस तरीके किस स्थिति में है या फिर वहाँ की जो लोकल पॉलिटिक्स है वो कैसी है, लोकल राजनीति कैसी है, उस आधार पर इस चीज़ का निर्धारण होता है। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है भारत में संघीय व्यवस्था, यानी भारत में संघीय
व्यवस्था के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि भारत में जो संघीय व्यवस्था है, संघवाद है, उसको किस तरीके से लागू किया गया है। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमने पहले ये चीज़ देखा है कि जो बेल्जियम है और श्रीलंका है, ये तो छोटे छोटे देश हैं, और इनके जैसे छोटे देशों को भी अपने यहाँ जो विविधता है, जो सामाजिक विविधता है, उसको संभालने में बहुत ही मुश्किल आती है। और उसी हिसाब से सोचिए कि इनके मुकाबले में जो हमारा भारत देश है, ये कितना बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। तो करीब श्रीलंका की आबादी 1.5 करोड़ है लगभग, और वहीं अगर हम भारत की देखें तो 130 करोड़ अभी हो गई है। तो इतनी बड़ी आबादी को संभालना इतना आसान नहीं है जितना आसान हम एक तरीके से सोचते हैं कि दूसरे तरीके से हो जाएगा, या फिर अगर सिर्फ एक सरकार होती तो हम आसानी से संभाल लेते, या फिर देश ज़्यादा विकास करता। तो ऐसी ऐसी बातें आपको सुनने को मिलती हैं। लेकिन भारत जैसे विशाल देश को संभालना बहुत ही मुश्किल काम है, जहाँ पर बहुत सारे भाषा मौजूद हैं, बहुत सारे धर्म मौजूद हैं, और बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में लोग रहते हैं। उनकी जो कल्चर है उन सभी का वो अलग है। और इसके बाद हमें ये समझना चाहिए कि आखिर हमारे देश में जो सत्ता की साझेदारी है, उसकी क्या व्यवस्था की गई है, जिसके ज़रिए इतनी ज़्यादा विविधता होने के बावजूद हम अपने देश में बहुत ही आसानी से चीज़ों को संभाल पाते हैं, इतनी विविधता को हम संभाल पाते हैं। तो सबसे पहले हम संविधान को देखते हैं। तो देखिए, जो संविधान जो है वो हमारे देश के आज़ाद होने के बाद बना था। तो हम जानते हैं कि जो हमारा देश जब आज़ाद हुआ था, तो हमारे देश का विभाजन हुआ था, बंटवारा हुआ था, पाकिस्तान अलग बना था, भारत अलग बना था। और आज़ादी के कुछ समय बाद बहुत सारे रजवाड़े जो कि अलग अलग शासन चला रहे थे अंग्रेजी हुकूमत के अंदर, वो भारत में विलीन हो गए और एक देश का निर्माण हुआ जिसे हम भारत के नाम से जानते हैं। और उसके बाद भारतीय संविधान बनाया गया। और भारतीय संविधान जब बना तो उसमें ये बात ध्यान रखा गया कि जो भारत है वो राज्यों का संघ के रूप में राज करे या फिर देश बने। लेकिन वहाँ पर एक बात आपको ध्यान देनी चाहिए कि संविधान में संघ शब्द कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया है। कहीं भी ये नहीं कहा गया कि भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा। लेकिन उसका जो गठन है, यानी भारत का जो गठन है, वो इसी तरीके से किया गया है, यानी संघीय शासन व्यवस्था जो है उसको अपनाते हुए किया गया है। यानी कुछ अधिकार केंद्र सरकार को दिए गए हैं, कुछ ताकत राज्य सरकार को दिए गए हैं। तो इस तरीके से भारत देश का गठन हुआ है। तो इसके ऊपर जो संघीय व्यवस्था की जो 7 विशेषताएं हमने देखी थी, यानी जो पिछले वीडियो में हमने 7 विशेषता हमने देखी थी संघीय व्यवस्था की, उसको आप फिर से देख लीजिए। एक बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं उसको, एक बार शॉर्ट में हम रीडिंग मार लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो देखिए, पहला क्या था, 2 सरकारें होती है, 2 से अधिक होती हैं। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही जनता पर शासन करती है, उनके पास अलग अलग अधिकार होता है, प्रशासन का अधिकार क्षेत्र अलग अलग होता है, कर बनाने का अधिकार अलग होता है। इसके बाद जो विभिन्न स्तरों की सरकारों के जो अधिकार हैं वो संविधान में लिखे गए हैं, और संविधान उनके ताकत को यानी अधिकारों को बचाता है। और इसके साथ ही जो मौलिक प्रावधान है संविधान को, उसको कोई भी एक सरकार बदल नहीं सकती, सभी सरकारों की सहमति जरूरी है। अदालतों को जो संविधान है या फिर विभिन्न स्तर की जो व्याख्या है, सरकार के अधिकार के व्याख्या करने का अधिकार है, इस तरीके से। इसके बाद है आपका वित्तीय स्वायत्तता निश्चित किया गया है सभी सरकारों के लिए। और इसके साथ ही जो संघीय शासन व्यवस्था है उसके 2 उद्देश्य हैं, पहला तो एकता बढ़ाना, सुरक्षा करना, और दूसरा क्षेत्रीय विविधताओं को सम्मान करना। तो ये 7 हमारे पॉइंट्स हो गए। तो इन 7 को हमने देख लिया। तो इन सभी 7 को देखने के बाद हम ये देख सकते हैं कि ये सभी बातें जो हैं ये भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर लागू होती हैं। तो ऊपर जो हमने 7 देखी वो सभी भारतीय संविधान के जो प्रावधान उन पर लागू होती है। जैसे कि संविधान ने भारत में 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था, जिसमें पहला आपका संघ सरकार यानी केंद्र सरकार, और दूसरा राज्य सरकार। और केंद्र सरकार हमारी जो है वो पूरे देश पर शासन करती है, वहीं जो हमारा राज्य सरकार है वो एक खास इलाके पर शासन करती है। लेकिन एक बात और आपको जाननी चाहिए कि बाद में जो एक तीसरे स्तर का सरकार भी बनाया गया, उसको संविधान में दर्जा दिया गया, संविधान में ताकत दिया गया, और वो था पंचायत के स्तर पर या फिर नगर पालिका के स्तर पर। और ये जो तीसरा स्तर है, तो ऐसा नहीं है कि पहले इसको ये चीज़ें नहीं थी, यानी पंचायत पहले नहीं हुआ करती थी या फिर नगर पालिका नहीं हुआ करती थी, ये पहले भी हुआ करती थी। लेकिन इसके संविधान में जोड़ने से पहले ये आपको इनको संविधान का समर्थन प्राप्त नहीं था या फिर संविधान में इनका जिक्र नहीं था। जब संविधान में इनको जगह दे दिया गया तब इनका जो अधिकार इनका है वो एक
तरीके से हो गया कि कोई इनके अधिकार को हनन नहीं कर सकता है। और किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह अपने यहाँ भी तीनों स्तर की शासन व्यवस्थाओं के अपने अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं। यानी जो तीनों सरकारें हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर आपके शहर की सरकार या फिर गांव की सरकार, उनके अपने अपने अधिकार क्षेत्र हैं कि उन वो क्या काम करेंगी, क्या उनको नहीं करनी चाहिए। और इसके साथ ही एक बात और आपको ध्यान देनी चाहिए कि जो संविधान है, संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र राज्य सरकार के बीच विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। यानी जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, उनके क्या अधिकार होंगे, इनको विधायी सूची के आधार पर 3 हिस्सों में बांटा गया है सूची बनाकर। तो देखिए, पहली सूची है संघ सूची, जिसमें कि आपका जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के अधिकार आते हैं, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर केंद्र सरकार कानून बना सकते हैं या फिर डिसीजन ले सकती है। वहीं दूसरी सूची है राज्य सूची। राज्य सूची वैसी सूची है जिसमें कि आपके राज्य सरकार जो है वो कानून बना सकती है या फिर उस खास मुद्दे के ऊपर राज्य सरकार अपने मन से काम कर सकती है। और तीसरी सूची है वो है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची इन दोनों को मिलाकर है, यानी कि इसमें वैसे मुद्दे हैं जिस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। लेकिन अगर दोनों सरकारें कानून बनाती हैं तो जो केंद्र सरकार है उसके कानून को माना जाएगा। यानी दोनों सरकार हैं वो कानून बनाती हैं और दोनों के बीच में टकराव होता है कि राज्य का बात माना जाए या फिर केंद्र सरकार का बात माना जाए, तो उस समय में केंद्र सरकार के बात को माना जाएगा, केंद्र सरकार के जो कानून है उसको माना जाएगा। अब हम इन तीनों को बारी बारी से देख लेते हैं। तो पहला है देखिए संघ सूची। तो संघ सूची में देश के लेवल के जो मुद्दे हैं, यानी देश के लेवल के जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपका प्रतिरक्षा हो गया, विदेश मामले हो गए, बैंकिंग, संचार, मुद्रा, जो कि राष्ट्रीय महत्व रखते हैं, वैसे मुद्दों को रखा गया है। और पूरे देश के लिए इन मामलों की एक तरह की नीतियों की जरूरत है। तो वैसे मुद्दे जैसे विदेश मामले, तो ऐसा तो नहीं है कि देखिए महाराष्ट्र है वो जाकर आपको पाकिस्तान के साथ कोई डील करेगा या फिर पाकिस्तान से बातचीत करेगा या फिर यूपी जाकर अलग बातचीत करेगा। नहीं, हमारा एक देश है और हमारा देश जो है वो जाकर पाकिस्तान से कोई बात करेगा या फिर युद्ध करेगा, कुछ भी करेगा। तो विदेश मामले जो हैं वो केंद्र सरकार देखती है। इसी तरीके से युद्ध होता है तो उस स्थिति में जो केंद्र सरकार है उसके पास इसके सारे अधिकार हैं। इसी तरीके से बैंकिंग, संचार, मुद्रा। अब मुद्रा देख लीजिए, अब क्या यूपी का नोट अलग छपेगा, महाराष्ट्र का नोट अलग छपेगा, झारखंड का अलग छपेगा, छत्तीसगढ़ का अलग छपेगा? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। जब देश एक है तो वहां पर एक ही हमारा नोट होना चाहिए, एक ही जैसा मुद्रा होना चाहिए। तो इस तरीके के जो चीजें हैं जो जिनमें पूरे देश के लेवल पर एक ही हमारा कानून होना चाहिए या फिर एक ही नीति होनी चाहिए, तो वैसी चीजों को संघ सूची में रखा गया है और इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है। यही चीज लिखा हुआ है, संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। यानी वैसी ये जो चीजें हैं जो संघ सूची में आती हैं उनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। और इसी तरीके से जो हमारी राज्य सूची है, राज्य सूची में वैसी चीज़ों को रखा गया है जिसमें कि हमारे राज्य सरकारों को अधिकार है कानून बनाने का या फिर डिसीजन लेने का। जैसे कि आपका पुलिस हो गया, व्यापार हो गया, वाणिज्य हो गया, कृषि, सिंचाई और ऐसे ऐसे चीज़ जो कि स्थानीय स्तर पर महत्व रखते हैं या फिर लोकल लेवल पर महत्व रखते हैं। और राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। ये चीज़ यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो अगला सूची है वो है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में वैसी चीजों को रखा गया है जिसमें कि दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी। इसमें से कुछ मुद्दे हैं जैसे कि शिक्षा हो गया, वन हो गया, मजदूर संघ हो गया, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, वैसे मुद्दे के उदाहरण हैं, वैसे मुद्दे के जिन पर कि दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। और यहाँ पर वही लिखा गया है कि जो केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार की साझा दिलचस्पी में आते हैं और दोनों कानून बना सकते हैं। और लेकिन जब दोनों के कानून में टकराव होता है, यानी कि केंद्र सरकार का कानून कुछ दूसरी बात कहता है और राज्य सरकार का कुछ दूसरी बात कहता है, तो हमेशा केंद्र सरकार के बात को माना जाएगा, केंद्र सरकार के कानून को माना जाएगा। और यहाँ पर एक सवाल उठता है कि जो विषय इन
किसी भी सूची में नहीं आते हैं, यानी कि राज्य सूची में भी नहीं आते हैं, केंद्र सरकार की सूची में भी नहीं आते हैं, समवर्ती में भी नहीं आते हैं। तो वैसी चीज़ों का क्या? तो यहाँ पर जैसे उदाहरण दिया गया है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो जब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आया तो संविधान उससे कई साल पहले बन चुका था। तो ये किस सूची में आए? केंद्र सरकार की सूची में आए, राज्य सरकार की सूची में आए, कि कहाँ पे? तो देखिए यहाँ पर संविधान में एक बात लिखी गई है, संविधान में लिखा गया है कि बाकी बचे जितने भी विषय हैं, यानी कि जिन विषयों के नाम इन सूचियों में लिख दिया गया, और उसके अलावा जितने विषय बच गए, वो सभी विषय केंद्र सरकार के अधीन आ जाते हैं, केंद्र सरकार के अधीन अधिकार क्षेत्र में आ जाते हैं, यानी कि उन पर कानून जो है वो केंद्र सरकार बनाएगी। तो देखिए यहाँ पर ऊपर हमने देखा कि जो सबको साथ लेकर चलने की जो नीति बनाई गई है, ये ज़्यादातर आपको संघीय व्यवस्थाओं में ये देखने को मिलेगा कि जितने भी आपके साथी इकाइयाँ हैं वहाँ पर आप उनको बराबर अधिकार नहीं दिया जाता है। जैसे भारतीय संविधान में जितने भी राज्य हैं उन सभी को बराबर अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं है कि सभी राज्यों को बराबर अधिकार है या फिर बराबर ताकत दिया गया है। जैसे कि कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है, जिसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल, आपका सबसे अच्छा उदाहरण है जम्मू कश्मीर। तो देखिए जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका अपना संविधान है, जिसके अपने कानून है, यानी कि जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है उसकी अनुमति के बिना भारतीय संविधान का कोई भी प्रावधान जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो जम्मू कश्मीर है उसको कई सारे अधिकार, विशेष अधिकार दिए गए हैं, और इस राज्य के अस्थायी निवासियों के अतिरिक्त कोई भी भारतीय नागरिक यहाँ जमीन या मकान नहीं खरीद सकता है। तो ये भी काफ़ी विशेष अधिकार वहाँ पर लोगों को दिए गए हैं कि जो जम्मू कश्मीर का नागरिक है वही केवल जम्मू कश्मीर में जमीन या मकान खरीद सकता है, और दूसरे राज्य के लोग वहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके का ज़मीन या मकान नहीं खरीद सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपको जम्मू कश्मीर के साथ है, जम्मू कश्मीर के अलावा कुछ और इलाके भी हैं जिनको कि ऐसे विशेष प्रावधान दिए गए हैं, विशेष उनको दर्जा दिया गया है। तो देखिए भारतीय संघ में कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार दिए गए हैं। ये वैसे छोटे इलाके हैं जो अपने आकार के चलते स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख लें, आपका जो चंडीगढ़ हो गया, लक्षद्वीप हो गया, या फिर दिल्ली हो गई, तो ये सभी वैसे इलाके हैं जो कि अपने आसपास के इलाकों से काफ़ी अलग हैं, लेकिन इनको राज्य का दर्जा भी नहीं दिया जा सकता है। इस वजह से इनको किसी भी और प्रांत में विलीन करने के बजाय, यानी कि इनको किसी भी राज्य में मिलाने के बजाय, इनको केंद्र सरकार के अधिकार में रखा गया है और इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। यानी कि ये इलाके में तो बहुत छोटे हैं, आकार में बहुत छोटे हैं, लेकिन अपने अगल बगल राज्य जो हैं इनके, उनसे काफ़ी अलग हैं ये। इसलिए इनको उन राज्यों में ना मिलाकर बल्कि इन इलाकों को केंद्र सरकार के शासन में रखा गया है, और इन क्षेत्रों को राज्यों वाले अधिकार प्राप्त नहीं है। इन इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है। तो देखिए ये वैसे इलाके हैं जिनको कि हम केंद्र शासित प्रदेश के नाम से जानते हैं। इन पर केंद्र सरकार का शासन चलता है, केंद्र सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में इनको रखती है, अपने मर्जी से वहां पर शासन चलाती है। इसके बाद देखिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का यह बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है। अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है। देखिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच जो ये ताकत का बंटवारा किया गया है, सत्ता का बंटवारा किया गया है, ये काफ़ी बुनियादी बात है हमारे संविधान के लिए। यानी संविधान के कुछ मेन पॉइंट्स को अगर हम देखें तो उनमें से एक है हमारा ये केंद्र और राज्य सरकारों के बीच ताकत का बंटवारा। और अकेले संसद जो है वो इस व्यवस्था को बदल नहीं सकती है, इस सिस्टम को बदल नहीं सकती है। और किसी भी तरीके का बदलाव करने के लिए, फॉर एग्जांपल जैसे अगर इस सिस्टम में केंद्र सरकार कुछ बदलाव करना चाहती है, तो कुछ भी बदलाव करने के लिए, जैसे कि कोई अगर टॉपिक जो है उसको समवर्ती सूची में डालना है या फिर समवर्ती सूची से निकालना है, या फिर आपको राज्य सरकार की सूची में डालना है या फिर निकालना है, तो उसके लिए
जो सरकार है उसको, जो सदन है यानी संसद जो है, उसमें दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से इस बात को मंजूर कराना होगा। और इसके बाद देश में कम से कम आधे राज्यों से, यानी अगर मान लीजिए अभी 29 राज्य हैं, तो आपको करीब 15 राज्यों से इसको पास कराना होगा, 15 राज्यों से इसको मंजूर करवाना होगा, तभी किसी भी तरीके का बदलाव किया जा सकता है। और इसके बाद जो संवैधानिक प्रावधान और कानूनों के क्रियान्वयन की जो देखरेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी यहाँ पर न्यायपालिका भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने की हालत में फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। यानी अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने अधिकार को लेकर एक दूसरे से झगड़ जाती हैं या फिर लड़ जाती हैं, तो उस तरीके के मामले में जो आपके उच्च न्यायालय हैं या फिर सर्वोच्च न्यायालय हैं, ये फैसला करती हैं। और सरकार चलाने और अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह करने के लिए जरूरी राजस्व की उगाही के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने और संसाधन जमा करने के अधिकार हैं। यानी कि जो हमारे देश में जो सरकार चलाने के लिए जो पैसे की ज़रूरत होती है, उसके लिए जो टैक्स लगाना है, कर लगाना है और जो टैक्स वसूलना है, उसके लिए जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, उनके पास अलग अलग अधिकार प्राप्त है। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो संघीय व्यवस्था ये किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से चलती है। तो देखिए, एक बात हमें ये समझनी चाहिए या फिर ये जाननी चाहिए कि संघीय व्यवस्था है, उसको सही तरीके से ताकत देने के लिए, एक दर्जा देने के लिए उसका संवैधानिक प्रावधान होना काफ़ी जरूरी है। यानी संविधान में उसके बारे में लिखा हुआ होना चाहिए, संविधान से उसको ताकत मिलनी चाहिए, जैसा कि हमारे देश में हुआ है। लेकिन सिर्फ संविधान में लिखने से संघीय शासन व्यवस्था सही तरीके से लागू हो जाएगी, ये जरूरी नहीं है। हमें अगर इसको लागू करना है तो कुछ और चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है संघीय व्यवस्था को सही तरीके से लागू करने के लिए। जैसे कि अगर हम भारत की बात करें, तो भारत में जो संघीय शासन व्यवस्था है वो काफ़ी कारगर है, सही तरीके से काम करती है और आप अपने आसपास देख भी रहे होंगे। लेकिन इसका कारण ये नहीं है कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था को संवैधानिक प्रावधान प्राप्त है, यानी संविधान में इसके बारे में जिक्र है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, यानी संवैधानिक प्रावधान के अलावा ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से भारत में संघीय शासन व्यवस्था सही तरीके से काम कर रही है, उसका रीज़न ये है, उसका कारण यह है कि भारत में जो संघीय व्यवस्था है उसके लिए जो यहाँ का जो लोकतांत्रिक राजनीति का जो चरित्र है, यानी जिस तरीके की राजनीति यहाँ पर होती है, उसका बहुत बड़ा योगदान है। और इसी से, यानी यहाँ जो राजनीति होती है, इसी से जो हमारा संघवाद है उसकी भावना लोगों के बीच में आती है, या फिर लोगों के बीच में ये भावना आती है कि हमको विविधता का आदर करना चाहिए, या फिर साथ साथ रहने की इच्छा जागृत होती है। और इस तरीके के जो साझा आदर्श हैं, इसके वजह से जो हमारा देश है, यहाँ पर संघवाद सही तरीके से लागू होने पाया और संघवाद की जो शासन व्यवस्था है वो सही तरीके से लागू होने पाई। और इसके अलावा हम देखते हैं कुछ प्रमुख बातों पर गौर कर, जिनसे पता चलता है कि ये काम किस तरीके से हो पाया है। यानी कुछ जरूरी चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, जिसके ज़रिए हम समझेंगे कि ये जो पूरा काम है ये किस तरीके से लागू होने पाया या फिर पूरा होने पाया। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाषाई राज्य के बारे में। देखिए, भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और एक कठिन परीक्षा थी। तो देखिए, जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उस समय में भारत में जो हमारा राज्य है, जिस तरीके के राज्य हम आज देखते हैं वैसे राज्य नहीं थे। तो जैसे कि अगर मैं इसको ऊपर करूँ तो यहाँ पर आप भारत का नक्शा देख सकते हैं 1947 का। तो इसमें आप देखेंगे कि वैसे राज्य यहाँ पर मौजूद नहीं है जिस रूप में राज्यों को आज हम देखते हैं। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि हमारा जो देश है उसमें राज्यों के शेप को या फिर उनका जो आकार है उसको काफ़ी बदला गया है। और यहाँ पर यही लिखा गया है कि अगर आप उस वक्त से 2006 तक को देखें तो उसमें जो हमारा देश है उसकी राजनीतिक मानचित्र में काफ़ी बदलाव आया है, और आप इसको देखकर काफ़ी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और तो देखिए, बहुत सारे पुराने ऐसे प्रांत थे जो आज गायब हो चुके हैं और नए प्रांत बनाए गए हैं। नए बहुत सारे प्रांतों की सीमाओं को बदला गया है, नाम बदले गए हैं, उनके क्षेत्र को बदला गया है, और तब जाकर हमारा जो देश है वो आज इस रूप में, जिस रूप में उसे हम देखते हैं। तो देखिए, जब देश आज़ाद हुआ था उसके तुरंत बाद 1950 में
1950 के दशक में जो भारत है वहाँ पर पुराने राज्यों की सीमाएं बदली गई थी, और ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि एक भाषा बोलने वाले जो लोग हैं वो एक राज्य में रह सकें, एक राज्य में आ जाएं। और इसके बाद बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनका गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति के आधार पर, भूगोल के आधार पर, या फिर जातीयताओं के आधार पर यानी एथनिसिटी के आधार पर किया गया था। और इनमें से कुछ एग्जाम्पल हैं आपके नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड। ये आपको भाषा के आधार पर नहीं बने हैं, ये आपको इन आधार पर बने हैं, संस्कृति के आधार पर, भूगोल के आधार पर, या फिर एथनिसिटी के आधार पर। और इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए, जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठी, जब भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने की बात आई, तो उस समय जो देश के जो नेता थे उनको यह लगा कि जो भाषा है उसके आधार पर अगर हम राज्यों को स्थापित करते हैं, बनाते हैं, तो उससे जो देश है उसके एकता में खतरा हो सकता है या फिर देश टूट सकता है। लेकिन अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार ने इसी वजह से पुनर्गठन को यानी राज्यों के आकार को चेंज करने की जो पूरी प्रक्रिया थी उसको बहुत दिनों तक टाल दिया। और लेकिन जब इस बात को लागू किया गया या फिर भाषावार राज्य बनाए गए तो उसकी वजह से जो देश है वो ज़्यादा एकजुट हुआ और ज़्यादा मजबूत हुआ, और इसकी वजह से जो प्रशासन है वो भी पहले से काफ़ी ज़्यादा सुविधाजनक हो गया था और लोगों को काफ़ी सुविधा हो रही थी प्रशासन को लागू करने में भी और लोगों को प्रशासन की सुविधा लेने में भी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आज का मानचित्र दिया गया है, इसमें आपको यहाँ पर तेलंगाना अलग नहीं बताया गया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, हमने एक पुराना मानचित्र देखा और 2006 का यहाँ पर मानचित्र देखा, तो इस तरीके से देख सकते हैं कितना अंतर है। तो इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे हमारा आ जाता है भाषा नीति, यानी हमारे देश की भाषा नीति। तो पहला तो हमने पहली परेशानी हमने देख ली कि जो राज्य हैं उनको बनाने को लेकर काफ़ी परेशानी थी। इसके बाद दूसरा हमारा परेशानी आ गया, दूसरा जो परीक्षा हुआ हमारे संघीय ढांचे का, वो था भाषा नीति को लेकर। तो देखिए, हमारे देश में हमारे जो संविधान है वहाँ पर किसी भी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। हिंदी को राजभाषा माना गया है, लेकिन भारत में जो लोग हैं जिनकी संख्या हिंदी बोलने वालों की वो सिर्फ 40% है, और इसके अलावा दूसरे जो लोग हैं 60% वो दूसरी भाषाओं को बोलते हैं। और इस वजह से हिंदी के अलावा करीब एक भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर केंद्र सरकार किसी भी पद पर बहाली लेती है, किसी भी पद पर लोगों के लिए नौकरी निकालती है, तो इन 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा के ऊपर कोई उम्मीदवार अपनी जवाब को दे सकता है, अपनी बातों को रख सकता है और उसके जरिए केंद्र सरकार में आकर नौकरी कर सकता है। और इसके अलावा जो राज्य हैं वो भी अपनी राजभाषाएं बना सकती हैं, और राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी राजभाषा में ही होता है। जैसे कि अगर आप हिंदी बेल्ट में जाएंगे तो यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, तो ये सभी जो राज्य हैं ये यहाँ पर हिंदी बोली जाती है। उसी तरीके से अगर आप चल जाएं साउथ में तो जो आपका तमिलनाडु है वहाँ पर तमिल है राजभाषा, आपको जो केरल है वहाँ पर मलयालम है, या फिर आपको कर्नाटक में कन्नड़ है। तो बहुत सभी राज्य जो हैं वहाँ पर अलग अलग राज्यों के अलग अलग राजभाषा मौजूद हैं। और इसके अलावा अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका के ठीक उलट हमारे देश में नेताओं ने हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में बहुत सावधानी भरा व्यवहार किया। तो श्रीलंका में हमने देखा था कि वहाँ के जो नेता थे उन्होंने अपनी भाषा सिंहली जो थी उसको थोपने की कोशिश की दूसरे लोगों पर कि नहीं, आपको सिंहली ही बोलना है, अगर आप सिंहली नहीं बोलेंगे तो आप सरकारी नौकरी नहीं कर सकते हैं, आप किसी भी तरीके के सरकार में भागीदार नहीं हो सकते हैं। उसके उलट अगर हम अपने देश में देखते हैं तो हमारे देश में अगर कोई व्यक्ति हिंदी नहीं बोलता है तो उसको उतना कोई भी किसी भी तरीके की परेशानी नहीं हो सकती है, उसको किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होगी। जब संविधान बनाया गया था उस समय ये कहा गया था कि 1965 तक हम अंग्रेजी को यूज़ करेंगे राज्यों के बीच में कामकाज के लिए, कामकाज के भाषा के तौर पर, लेकिन उसके बाद इसको बंद कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे जो गैर हिंदी भाषी प्रदेश थे उन्होंने ये ऐसा मांग रखा कि अंग्रेजी जो है उसके यूज़ को, उसके इस्तेमाल को जारी रखा जाए और उसको बंद ना किया जाए। और तमिलनाडु जो है वहाँ पर इस मांग को लेकर काफ़ी हिंसक प्रदर्शन हुए और जो केंद्र सरकार
सरकार है उसने हिंदी के साथ साथ जो अंग्रेजी है उसको राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझाया। यानी कि जो दूसरे राज्य थे जहां पर हिंदी नहीं बोली जाती थी, उनकी बातों को मानते हुए जो केंद्र सरकार है उसने हिंदी के अलावा अंग्रेजी में भी अपने कामकाज को जारी रखा और जितने भी राजकीय काम है उसको अंग्रेजी में करना जारी रखा। इस तरीके से जो विवाद तमिलनाडु में उठा था और जो दूसरे गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में उठा था उसको शांत किया गया, उसको मनाया गया। और इसके अलावा बहुत लोगों का मानना ये था कि इस समाधान से जो अंग्रेजी भाषी अभिजन को हैं उनको काफ़ी लाभ पहुंचे, यानी जो ऐसे लोग जो कि अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, अंग्रेजी भाषा में पढ़े लिखे, उनको काफ़ी लाभ पहुंचेगा। राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है, यानी कि भारत सरकार अभी भी हिंदी को बढ़ावा दे रही है। लेकिन इस बढ़ावा को अब इस तरीके से नहीं दिया जा रहा कि जो केंद्र सरकार है वो गैर हिंदी भाषी लोगों पर इस भाषा को थोप दे या फिर उनको मजबूर करे इस भाषा को बोलने के लिए। ऐसा नहीं किया जा रहा है, बल्कि उनकी मर्जी है, वो हिंदी बोलना चाहते हैं तो बोले, नहीं बोलना चाहते हैं नहीं बोले। और भारतीय राजनेताओं ने इस मामले में जो लचीला रुख अपनाया उसी से हम श्रीलंका की स्थिति में पहुंचने से बच गए हैं। यानी कि श्रीलंका में हमने क्या देखा कि वहां पर नेताओं ने कहा कि आपको सिंहली बोलना है तो बोलिए, नहीं बोलिएगा तो आप सरकारी नौकरी नहीं कर सकते हैं, सरकार में भागीदार नहीं बन सकते हैं, सरकार के कार्य का सारे काम सिंहली में ही होंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आप कोई भी भाषा बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उसके बावजूद आप केंद्र सरकार में भागीदार बन सकते हैं, राज्य में कोई काम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आपके ऊपर किसी भी तरीके की बंदिश नहीं रखी गई है। अब हम अगले टॉपिक को पढ़ने वाले हैं और वो है केंद्र राज्य संबंध। तो इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है इनके बीच में कैसा संबंध रहा है, या फिर किस तरीके की संबंध बेहतर हुए हैं, या फिर संघवाद किस तरीके से बेहतर हुआ है हमारे देश में। तो हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा जो देश है वहाँ पर केंद्र और राज्य सरकार के जो संबंध हैं वो समय के साथ बदलते रहे हैं। कभी ये अच्छा रहा है, कभी खराब रहा है, कभी इनके बीच में दोस्ती रही है, कभी टकराव हुआ है। और देखिए एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जब इतिहास में, यानी पहले, यानी आज से 10-20 साल पहले अगर हम देखें कि जो राज्य सरकार है और जो केंद्र सरकार है वहाँ पर अगर एक ही पार्टी की सरकार है तो वो दोनों के बीच में कभी आपको टकराव देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो सेंट्रल जो लीडरशिप है जो किसी भी पार्टी की, वो दोनों जगहों पर काम करती है और दोनों जगहों पर एक साथ चलती है। लेकिन अगर वहीं आप देखें जो सरकार है, अगर केंद्र सरकार में दूसरी पार्टी की सरकार है और राज्य सरकार में दूसरी पार्टी की सरकार है, तो उसमें आप न्यूज़ भी खोल के देखेंगे तो उसमें आपको कई बार ये चीज़ देखने को मिल जाएगा कि इनके बीच में टकराव की स्थिति पैदा हो रही है। और उसका कारण ये है कि जब एक पार्टी की सरकार होती है तो केंद्र सरकार जो है, यानी जो लीडरशिप है, वो राज्य सरकार को ऑर्डर देती है कि आप ऐसा काम करो, आप ऐसा काम करो, आप ऐसा काम करो, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए। तो इस वजह से हम ये समझते हैं कि जो राज्य सरकार है जब उस स्थिति में जो उसकी पूरी ताकत है उसको वो यूज़ नहीं करती है, इस्तेमाल नहीं करती है। और इसके अलावा कई बार हम ये भी देखते हैं कि जो केंद्र सरकार है, मान लीजिए कोई दूसरी पार्टी की सरकार राज्य सरकार में स्थापित है, तो वो केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकार की अनदेखी करने की कोशिश करती है या फिर राज्य सरकार को दबाने की कोशिश करती है। तो आज तो ऐसी स्थिति ज़्यादा नहीं है, लेकिन आज के अगर आप 30-40 साल पहले की बात करें जब देश तुरंत आज़ाद हुआ था, उस समय ऐसा होता था कि जब केंद्र सरकार दूसरी पार्टी की होती थी और राज्य सरकार दूसरी पार्टी की, तो जो केंद्र सरकार होती थी, केंद्र सरकार, वो राज्य सरकार को बर्खास्त कर देती थी, खत्म कर देती थी, उसको हटा देती थी और वहां पर फिर से चुनाव करवा देती थी। तो इस तरीके की स्थिति उस समय हुआ करती थी। लेकिन उसके कई सालों बाद जब भारत में जो क्षेत्रीय दल थे, क्षेत्रीय दल थे नहीं हैं, आज भी मौजूद हैं, उनकी स्थिति काफ़ी मजबूत हुई और बहुत सारे राज्यों में क्षेत्रीय दलों की सरकार बन गई। उसकी वजह से गठबंधन का दौर आया और गठबंधन के दौर में जो केंद्र सरकार थी वहां पर किसी एक पार्टी का हुकूमत नहीं रहा, बल्कि वहां पर गठबंधन की स्थिति बन गई, यानी जो क्षेत्रीय दल हैं वो समर्थन करते तब जाकर किसी की सरकार बनती। तो इस स्थिति में कोई भी दल जो है वो क्षेत्रीय दलों से झगड़ा नहीं मोल लेना चाहता था, क्षेत्रीय दलों से लड़ाई नहीं करना चाहता था। इस वजह से उनकी बातों को मानना शुरू किया केंद्र सरकार ने, यानी क्षेत्रीय दलों की बातों को केंद्र सरकार ने मानना शुरू किया। तो इस चीज़ की वजह से, गठबंधन के दौर की वजह से जो हमारे देश में जो संघवाद है वो काफ़ी मजबूत हुआ है और जो राज्य सरकार है उनको काफ़ी ज़्यादा ताकत
प्राप्त हुआ है, या फिर वो काफ़ी ताकतवर अपने आप को महसूस करती हैं। और इसके साथ ही एक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें यह कहा गया कि केंद्र सरकार जो है वो ऐसे ही बिना किसी कारण के किसी भी राज्य सरकार को बर्खास्त नहीं कर सकती है या फिर खत्म नहीं कर सकती है। इसकी वजह से भी जो संघीय व्यवस्था है वो काफ़ी मजबूत हुई है। और इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर कार्टून्स देख सकते हैं कि गठबंधन सरकार के ऊपर कार्टून है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो राज्य हैं वो केंद्र सरकार से ताकत मांगने के लिए यहाँ पर सामने आ रहे हैं। तो देखिए, एक बात हमें ध्यान समझनी चाहिए कि आज की स्थिति में जो संघवाद है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। पहले के मुकाबले जब देश तुरंत आज़ाद हुआ था उस समय में जो संघवाद है उसमें काफ़ी ज़्यादा खामियाँ थीं, काफ़ी ज़्यादा उसमें परेशानियाँ थीं, लेकिन आज इन खामियों को दूर कर दिया गया है और बहुत हद तक कम कर दिया गया है। और यहाँ पर एक जानकारी दी गई है भारत की भाषाई विविधता, यानी भारत में कितने लोग कितनी भाषा बोलते हैं, इस तरीके की जानकारी है, इसको आप खुद से देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि भारत में विकेंद्रीकरण, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि विकेंद्रीकरण क्या होता है और ये भारत में किस तरीके से किया गया है और इसको किस तरीके से ये आज सफल हुआ है, और आज जिस स्थिति में विकेंद्रीकरण देखते हैं ये कैसे पहुंचा। तो देखिए, पहले तो अभी तक हमने दो लेवल के सरकारों को, दो स्तर के सरकारों के बारे में पढ़ा। एक तो आपका हो गया केंद्र सरकार और दूसरा राज्य सरकार, और हमने अपने देश में दो स्तरों वाली सरकार की चर्चा की। और लेकिन यहाँ पर एक बात हमें समझनी चाहिए कि भारत जो है वो कोई छोटा मोटा देश नहीं है कि 130 करोड़ की आबादी है। 130 करोड़ बहुत बड़ी संख्या होती है। और अगर हम बात करें, भारत को कंपेयर करें, भारत की तुलना करें दूसरे यूरोपीय देशों से, तो वहाँ के जो देश हैं वो हमारे भारत देश के राज्यों से भी छोटे हैं जनसंख्या के हिसाब से। यहाँ पर जैसे बताया गया है कि जो रूस है वो जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश से छोटा है, महाराष्ट्र जो है वो जर्मनी के बराबर है। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो जर्मनी है वो एक पूरा देश है महाराष्ट्र के बराबर आबादी लेकर, और दूसरी तरफ हमारा देश है जिसके अंदर एक राज्य है जो कि जर्मनी के बराबर जनसंख्या अपने पास रखता है। तो इन चीज़ों को समझने के बाद हमको ये एक बात और ध्यान देनी चाहिए कि देखिए, भारत जो है वहाँ पर एक जैसी आबादी नहीं है। भारत में बहुत तरीके की विविधता है, सामाजिक विविधता है, धार्मिक विविधता है, आपको कल्चरल जो सांस्कृतिक विविधता है, बहुत तरीके की विविधता है। और इस प्रकार ये जो राज्य हैं इसके अंदर भी आपको बहुत सारे अंतर देखने को मिल जाएंगे। इसका मतलब ये कि सीधा मतलब कि देखिए, राज्य ऐसा नहीं होगा कि यूपी को हमने अलग कर दिया, एक राज्य बना दिया तो यूपी के अंदर जितने भी इलाके हैं वो सभी एक जैसे नहीं। यूपी के अंदर भी सभी इलाकों का अपना अपना सांस्कृतिक कल्चर है या फिर सांस्कृतिक उनका इतिहास रहा है। तो इसलिए हमें यह समझनी चाहिए कि जो राज्य है उस लेवल पर हम संघवाद को लाकर खत्म नहीं कर सकते हैं। लोकल स्तर पर हमें सरकार की ज़रूरत है, और इसलिए यहाँ पर विकेंद्रीकरण को और आगे बढ़ाना होगा। तो देखिए, विकेंद्रीकरण होता क्या है, इस चीज़ को सबसे पहले हम समझ लेते हैं। एक होता है केंद्रीकरण जिसमें वी गायब होता है, और एक है विकेंद्रीकरण। तो देखिए, अगर जो ताकत है, देश की राजनीति की जो ताकत है, उसको सिर्फ एक जगह पर रखा जाए, यानी कि मान लीजिए केवल केंद्र सरकार होती, हमारे पास राज्य सरकार नहीं होते देश में, और जो आपके नगर पालिका, नगर निगम ये सभी हैं, ये अगर नहीं होते तो हम उसको कहते कि भारत में जो सत्ता है वो केंद्रीकृत है, केंद्रीकरण उसका किया गया है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं भारत में, तो भारत में जो राजनीति है, जो ताकत है सरकार की, उसको एक जगह पर नहीं रखा गया है, बल्कि बहुत जगहों पर बांट दिया गया है। पहले तो केंद्र सरकार आपकी हो गई, और उसके बाद आपका राज्य हो गया, राज्य सरकार, और इसके बाद आपका जो स्थानीय सरकार है, स्थानीय सरकार हो गए। तो इस तरीके से जो पूरी सत्ता की ताकत है उसको बहुत बड़े लोगों के बीच में बांट दिया गया है। पहले तो केंद्र सरकार के पास कुछ ताकत है, कुछ ताकत राज्य सरकार के पास है, और कुछ ताकत आपको जो लोकल सरकार है, स्थानीय सरकार है, उसके पास दिया गया है। तो यही चीज़, इसी चीज़ के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो देखिए, भारत में जो विकेंद्रीकरण किया गया है उसके पीछे यह तर्क दिया गया है कि देखिए, जो सरकार है, स्थानीय सरकार है, वो चीज़ों को सही तरीके से समझती है कि हमारे स्थानीय स्तर पर क्या जरूरी होना चाहिए, क्या हमें ज़रूरत है, और स्थानीय जो लोग हैं वो अपने इलाकों को बेहतर जानते हैं राज्य सरकार की तुलना में और केंद्र सरकार की तुलना में। इसलिए स्थानीय लोग जो हैं वो अपना जो शासन है वो ज़्यादा बेहतर चला सकते हैं केंद्र सरकार के मुकाबले और राज्य सरकार के मुकाबले। तो देखिए, यहाँ पर हमारे विकेंद्रीकरण को समझाया गया है
कि जब हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कुछ शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को अगर दे देते हैं तो इसी को सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। कि देखिए, केंद्र सरकार के ताकत में कमी की गई और राज्य सरकार के ताकत में कमी की गई और स्थानीय सरकारों के ताकत को बढ़ा दिया गया, इसी को विकेंद्रीकरण कहा गया है। तो देखिए, यहाँ पर विकेंद्रीकरण का कारण बताया गया कि आखिर विकेंद्रीकरण क्यों होना चाहिए, इसके पीछे क्या रीजन है कि लोगों ने विकेंद्रीकरण की और जोर दिया। तो यहाँ पर बताया गया कि विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच यह है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। तो यही चीज़ मैंने बताया था कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि स्थानीय लोग ज़्यादा बेहतर समझते हैं। जैसे कि आप अगर अपने इलाके में रह रहे हैं तो आपको बेहतर पता होगा कि किस घर में नल का पानी आता है या फिर किस मोहल्ले में नल का पानी आता है या फिर नहीं आता है, रोड कैसा है या फिर कहाँ से जो नाली है कहाँ पर बनना चाहिए। तो ये सभी जो चीज़ें हैं ये एक स्थानीय व्यक्ति ज़्यादा बेहतर समझ सकता है एक राज्य सरकार के मुकाबले और केंद्र सरकार के मुकाबले। इसलिए उनको पता होता है कि पैसा कहाँ खर्च करना है और किस तरीके से चीज़ों को उपयोग करना है स्थानीय स्तर पर। और सत्ता का विकेंद्रीकरण करने का फायदा यह भी है कि जो स्थानीय लोग हैं, जो कि राज्य के स्तर पर जो सरकार है वहाँ पर भागीदार नहीं बनने पाते हैं, जो एक फैसला लेने की जो प्रक्रिया है उसमें भागीदार नहीं बनने पाते हैं और केंद्र सरकार में भागीदार नहीं बनने पाते हैं, तो वो स्थानीय स्तर पर जो सरकार होती है उसमें डायरेक्टली वो जाकर जुड़ जाते हैं और डायरेक्टली वो जाकर फैसला ले सकते हैं और फैसला लेने की जो प्रक्रिया है उसमें भागीदार बन सकते हैं। तो इस चीज़ की वजह से जो लोग हैं उनको लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत भी बढ़ती है, उनको लोकतंत्र में विश्वास भी बढ़ता है, लोकतंत्र की प्रक्रिया में उनका जुड़ाव भी होता है। और देखिए, स्थानीय सरकार जो है वो स्थानीय सरकारों की स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। तो देखिए, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब होता है कि लोग अपने ऊपर शासन कर रहे हैं, स्वशासन कर रहे हैं। लेकिन जब हम केंद्र सरकार को देखते हैं और राज्य सरकार को देखते हैं तो केंद्र सरकार के जितने भी फैसले होते हैं, जितना भी काम होता है, उसमें आपका कोई गांव का व्यक्ति जुड़ा हुआ नहीं होता है कि कोई फैसला क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। वहीं अगर हम राज्य सरकार को देखते हैं तो राज्य सरकार में भी उतनी अच्छी तरीके से ये चीज नहीं होने पाता। लेकिन अगर आप अपने पंचायत की बात करें तो पंचायत में कोई भी गांव का व्यक्ति जाकर जुड़ सकता है और जो फैसले लेने की प्रक्रिया है उसमें जाकर शामिल हो सकता है। तो इस तरीके से जो स्वशासन है कि लोग अपने ऊपर शासन कर रहे हैं, इस चीज को हमारे जो स्थानीय सरकार हैं वही एक तरीके से सफल बना रहे हैं, सही मायने में लागू कर रहे हैं। और देखिए, एक बात हमें और गौर करनी चाहिए कि जो विकेंद्रीकरण है उसकी जरूरत हमारे संविधान में भी स्वीकार की गई है। तो संविधान में ही यह बात माना गया है कि जो सत्ता है, सत्ता को विकेंद्रीकृत करके रखने की जरूरत है ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा ताकत दिया जाए। और इसके बाद से ही जो गांव हैं और शहर हैं उनके स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण की कोशिश भी की गई है। जैसे कि आपके गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत बनाया गया है सभी राज्यों में, और शहरों में नगर पालिका या फिर नगर निगम की स्थापना की गई है। तो देखिए, पहले जब 1992 में आपका संशोधन करके स्थानीय सरकारों को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया था, तो 1992 से पहले, 1992 से पहले जितने भी आपके ग्राम पंचायत थे और नगर पालिका थे या फिर नगर निगम थे, उनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। उस समय में जो स्थानीय सरकार होते थे उनके लिए नियमित ढंग से चुनाव नहीं होते थे और इनके पास अपना कोई अधिकार, संवैधानिक अधिकार नहीं था, ना संसाधन भी इनके पास नहीं था। और ये जो होते थे, यानी जो नगर पालिका और नगर निगम या फिर ग्राम पंचायत होते थे, ये राज्य सरकार के अंडर में आते थे, यानी राज्य सरकार के डायरेक्ट ये कंट्रोल में रहते थे। इसलिए ये जो विकेंद्रीकरण था ये सही मायने में हमारे देश में लागू नहीं हुआ था और ये सिर्फ नाम मात्र का था। और देखिए, जो वास्तविक विकेंद्रीकरण हुआ है हमारे देश में वो 1992 में हुआ, 1992 में हुआ है, जब संविधान में संशोधन करके जो ये तीसरे स्तर की जो सरकार है, यानी कि जो हमारा गांव के स्तर की सरकार है या फिर आपके शहर के स्तर की सरकार है, उसको लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक दर्जा दिया गया है, संवैधानिक दर्जा दिया गया है और इसको ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली बनाया गया है। और जो ये संशोधन हुआ उसमें कुछ बातें निकल कर
आई जिनको कि यहाँ पर बताया गया है, तो वो बातें हैं जैसे 1992 के संशोधन के बाद अब जो स्थानीय स्वशासी निकाय हैं उनका चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। तो जैसे हम लोकसभा में देखते हैं और राज्यसभा में देखते हैं कि हर 5 साल पर हमारा चुनाव होता है, उस तरीके से अब ये जरूरी कर दिया गया कि जो हमारे स्थानीय सरकार होंगे उनका भी 5 साल के अंतराल पर चुनाव कराना जरूरी है। और इसके साथ ही जो निर्वाचित स्वशासी निकाय हैं उनके सदस्य और जो पदाधिकारी हैं उनके पदों पर जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है और पिछड़ी जातियां हैं उनके लिए सीटों को आरक्षित किया गया है। और इसके साथ ही जो हमारे स्थानीय स्वशासी निकाय हैं जैसे कि ग्राम पंचायत या फिर नगर निकाय, वहां पर 1/3 पद जो है वो महिलाओं के लिए भी आरक्षित किया गया है। और इसके साथ ही जो हर राज्य है वहां पर पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया है जो कि इन चुनावों को कराता है। तो देखिए जैसे कि हमारे देश में चुनाव आयोग होता है जो कि हमारे लोकसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव को देखता है, उस तरीके से राज्यों में राज्य चुनाव आयोग होता है जो कि इस तरीके के चुनावों को देखता है, यानी कि जो स्थानीय चुनाव होते हैं उनको देखता है। और इसके साथ ही जो राज्य सरकार है उनको अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा स्थानीय जो सरकार है उनको देना पड़ता है। और इसके साथ ही जो सत्ता में भागीदारी है उसकी प्रकृति हर राज्य में अलग अलग है, यानी कि जो स्थानीय सरकार है उसको किस तरीके से बनाया गया है ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके के हैं। जैसे बहुत सारे राज्य हैं जहां पर जो गांव है एक गांव का पंचायत होता है, लेकिन बहुत सारे राज्य हैं जहां पर कुछ गांवों को मिलाकर पंचायत बनाया गया है। और हर एक पंचायत में एक ग्राम पंचायत होती है और ये जो ग्राम पंचायत होती है एक परिषद होती है जिसमें कि बहुत सारे सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है और सदस्य वार्डों से चुने जाते हैं। यानी जो आप अगर गांव में रहते होंगे या फिर गांव जाते होंगे तो वहां पर आप देखते होंगे कि जो वार्ड है वहां पर वार्ड सदस्य चुने जाते हैं और जो अध्यक्ष होता है उसको मुखिया कहा जाता है या फिर पंच कहा जाता है, सरपंच कहा जाता है या फिर प्रधान कहा जाता है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग इस चीज़ के लिए शब्द का यूज़ किया जाता है। और इनका जो चुनाव है वो गांव या अथवा वार्ड के रहने वाले सभी जो वयस्क लोग हैं, सभी जो बड़े लोग हैं जो वोट कर सकते हैं वो मतदान के जरिए करते हैं। और ये जो हमारा ग्राम पंचायत है ये पूरे पंचायत के लिए फैसला लेती है। और जो ग्राम सभा है, यानी जो ग्राम सभा का मतलब हुआ कि जितने पंचायत हैं, पंचायत की जो समिति है या फिर परिषद है, इसकी जो मीटिंग होती है, लोग एक दूसरे से मिलते हैं और चीज़ों पर फैसला करते हैं जिसमें कि गांव के लोग भी शामिल करते हैं। और जो गांव के सभी मतदाता लोग हैं वो इसके सदस्य होते हैं। और जो ग्राम पंचायत है वो बजट पास करती है और इसके कामकाज की समीक्षा करती है। साल में 2 या 3 बार बैठक इसका करना ज़रूरी होता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग इसके लिए नियम है। और देखिए जो स्थानीय शासन है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गांव पर बनाकर उसको रोक दिया गया है, नहीं, वो जिला स्तर तक जाता है। तो देखिए कई सारे ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक पंचायत समिति का गठन किया जाता है। इसे मंडल या फिर प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कह सकते हैं। तो मान लीजिए कि 10 ग्राम पंचायत हैं, उसको मिलाकर एक पंचायत समिति बना दिया गया और ये हमारे प्रखंड स्तर के काम को देखती है कि किन इलाकों में किन चीज़ों की ज़रूरत है, कहाँ पर कितना फंड देना है, कहाँ पर कितना पैसा देना है। और ये जो कमेटी होती है या फिर ये जो पंचायत समिति होती है, इसका जो सदस्य होते हैं ये सभी अपने इलाके जो पंचायत सदस्य हैं ये होते हैं और ये इसके पूरे सदस्य गणों को चुनते हैं, जैसे कि अध्यक्ष कौन होगा, उपाध्यक्ष कौन होगा, इनको सभी पंचायत जो समिति के सदस्य हैं वो चुनते हैं सभी इलाके के। और किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। तो देखिए जिला परिषद आप जानते होंगे कि बहुत आपके आसपास इलाकों में अगर आप गाँव जाते होंगे या फिर शहर से बाहर जाते होंगे तो आप सुनते होंगे कि लोग जिला परिषद है या फिर ये जिला परिषद है। तो जिला परिषद का चुनाव भी होता है जो कि एक जो डिस्ट्रिक्ट है या फिर जिला है, जिला लेवल के ये स्थानीय शासन के लोग होते हैं। और हर जिले में पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद बनाया जाता है। और ये जो जिला परिषद के जो सदस्य होते हैं ये आपको चुनाव के जरिए आते हैं, जिला परिषद का चुनाव जीत कर आते हैं। और इनकी जो मीटिंग होती है या फिर ये जो लोग होते हैं ये जिला लेवल पर चीज़ों को देखते हैं कि किस प्रखंड को कितना पैसा देना है या फिर किस प्रखंड में किस चीज़ की ज़रूरत है या फिर किस गाँव को कितना पैसा देना है, किसी गाँव में कुछ परेशानी है या नहीं। तो ये जिला के स्तर पर फैसले लेते हैं और जिला परिषद में उस जिले के
जिले से लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक तथा जिला स्तर के संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं। यानी जो जिला परिषद है उसमें केवल जिला परिषद नहीं बैठेगा, बल्कि विधायक भी बैठेंगे, सांसद भी बैठेंगे, और जो कुछ अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी, वो भी वहां पर बैठेंगे। और जिला परिषद का जो प्रमुख है, इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है, यानी कि उनके बीच में भी एक हेड चुना जाता है चुनाव के जरिए, जो कि इसका प्रधान होता है, इसका हेड होता है, इसका लीडर होता है। तो देखिए, अब तक तो हमने गांवों के स्तर पर चीज़ों की बात की कि गांव के स्तर पर स्थानीय शासन किस तरीके से चलता है। लेकिन अगर हम जाते हैं शहरों में, तो शहरों में भी इस तरीके के स्थानीय शासन वाली संस्थाएं काम करती है। शहरों में नगर पालिका होती है और बड़े शहरों में नगर निगम का गठन होता है। और नगर पालिका और नगर निगम दोनों का कामकाज जो है वो निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। जैसे कि आपके नगर निगम है अगर, तो वहाँ पर मेयर होते हैं, या फिर जो नगर पालिका प्रमुख है वो नगर पालिका में होता है, जो ये लोग होते हैं। और इसी तरीके से जो वार्ड हमने गांव में देखा, वैसे ही वार्ड आपको शहरों में भी देखने को मिलेंगे कि वार्ड सदस्य चुने जाते हैं, जो कि एक साथ एक कमेटी का बनाते हैं या फिर एक परिषद बनाते हैं, जो कि शहर से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं उनके ऊपर बातचीत करते हैं और कहां पर क्या चीजें करनी चाहिए ये चीजें तय करते हैं। और जो स्थानीय सरकारों की यह जो नई व्यवस्था दुनिया में लोकतंत्र की अब तक का सबसे बेहतर तरीका है, सबसे बेहतर व्यवस्था है। क्योंकि देखिए, अगर आप बात करें तो केंद्र सरकार क्या कर रही है, राज्य सरकार क्या कर रही है, उससे किसी भी एक आम व्यक्ति को फर्क नहीं पड़ता, या फिर डायरेक्टली वो उसमें शामिल नहीं होता, डायरेक्टली जाकर वो फैसले लेने में शामिल नहीं होता या फिर चीज़ों को करने में शामिल नहीं होता। लेकिन अगर हम स्थानीय शासन की बात करें तो स्थानीय सरकार जो होती है उसके जितने भी फैसले होते हैं या फिर उसके पास जितने भी मुद्दे होते हैं, वो किसी भी आम व्यक्ति के जो रोजमर्रा की जिंदगी है उससे जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ है, ब्राज़ील का एक प्रयोग, इसको आप खुद से पढ़ सकते हैं, इसको आप खुद से पढ़ लीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और देखिए, यहाँ पर आगे एक डाटा दिया गया है, एक जानकारी दी गई है कि अगर हम भारत में बात करें तो भारत में नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के लिए करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। यानी कि जितने वार्ड सदस्य हो गए शहरों और गाँवों में, मुखिया हो गए या फिर सरपंच हो गए, जिला परिषद हो गए, मेयर हो गए, शहरों के वार्ड हो गए वार्ड सदस्य, इन सभी को मिलाकर कुल मिलाकर 36 लाख लोगों को चुना जाता है हमारे देश में। और यह जो जनसंख्या ये बहुत ही बड़ी है, और बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या इस संख्या से भी कम है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा हमारे देश में ये पूरा प्रोसेस है, या फिर ये कितना बड़ा संस्था है हमारे देश में। और एक चीज यहां पर बताई गई है कि देखिए, जो स्थानीय सरकार है उनको संवैधानिक दर्जा देने की वजह से हमारे यहाँ जो लोकतंत्र है वो और भी मजबूत हुआ है और भी बेहतर हुआ है। और जो महिलाओं को आरक्षण दिया गया है 33%, उसकी वजह से जो महिलाएं हैं उनका प्रतिनिधित्व बढ़ा है, और उनकी जो आवाज़ है, यानी महिलाओं की जो आवाज़ है वो हमारे समाज में ज़्यादा बेहतर हुई है या फिर ज़्यादा मजबूत हुई है। और इन सभी चीज़ों के बावजूद, यानी कि ये इतना बेहतर तो हमने बात कर लिया कि इतना अच्छा हुआ, इतना अच्छा हुआ, इतना अच्छा हुआ, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे ऐसे परेशानियां हैं जो कि हमारे समाज में आज भी कायम है, हमारे इस लोकतंत्र के जो स्थानीय सरकार है उनमें भी कायम है। जैसे कि जो पंचायत के चुनाव तो संशोधन होने के बाद, संविधान संशोधन होने के बाद अब नियमित रूप से होते हैं, लेकिन यहाँ पर बात परेशानी ये आती है कि जो ग्राम सभा है जिसमें कि गांव के लोगों को बुलाकर मीटिंग की जाती है, बातचीत की जाती है, वो नियमित रूप से नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पंचायत होती ही नहीं है, जो मुखिया है या फिर जो सरपंच है वो अपनी मर्जी से फैसले करता है। और इसके अलावा बहुत सारे राज्य सरकार जो हैं उन्होंने स्थानीय सरकारों को बहुत अच्छे अधिकार नहीं दिए हैं, ज़्यादा अधिकार नहीं दिए हैं। इस वजह से जो हम स्वशासन की बात करते हैं, एक आदर्श स्थिति की ऐसा स्वशासन हर एक जगह पर होना चाहिए, उससे अभी भी हम बहुत दूर हैं और इसमें हमको बहुत ज़्यादा अभी सुधार करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ये जो अध्याय है ये हमारा खत्म होता है। तो मिलते हैं आपसे हम किसी और अध्याय के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।